actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. पिछले एक हफ्ते से खालिस्तान काफी चर्चा में है। 18 सितंबर को कनाडा की पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप इंडियन एजेंट्स पर लगाए। 20 सितंबर को खालिस्तानी नेता पतवंत सिंह पन्नू ने हिंदुओं को कनाडा छोड़ने की धमकी दी। 25 सितंबर को खालिस्तानी समर्थकों ने वैंकूवर में भारतीय दूतावास के सामने तिरंगे को फाड़ दिया। चलो इन सब बातों का जवाब तो भारत सरकार बखूबी दे रही है। हम घर में घुस के मारेंगे। हम जानते हैं आखिर ये खालिस्तान क्या है, इनकी हिंसा का शिकार कैसे पीएम, सीएम और सेना प्रमुख तक बन चुके हैं और फिलहाल भारत के लिए ये कितना बड़ा खतरा है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। मैं प्रतिभा पारिक और आप देख रहे हैं रियल जियोपॉलिटिक्स। कहानी की शुरुआत 1929 से होती है। कांग्रेस की लाहौर सेशन में मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा। इस दौरान 3 तरह के समूह ने इस प्रपोजल का विरोध किया। पहला, मोहम्मद अली जिन्ना की अगुवाई में मुस्लिम लीग। दूसरा समूह दलितों का था, जिसकी अगुवाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। अंबेडकर दलितों के लिए अधिकारों की मांग कर रहे थे। और तीसरा गुट मास्टर तारा सिंह की अगुवाई में शिरोमणि अकाली दल का था। तारा सिंह ने पहली बार सिखों के लिए एक अलग राज्य की मांग रखी। 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद यह मांग आंदोलन में बदल गई। इसे नाम दिया गया पंजाबी सूबा मूवमेंट। आजादी के समय पंजाब को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। शिरोमणि अकाली दल भारत में ही भाषाई आधार पर एक अलग सिख स्टेट की मांग कर रहा था। भारत में बने राज्य पुनर्गठन आयोग ने यह मांग मानने से इनकार कर दिया। पूरे पंजाब में 19 साल तक अलग सिख स्टेट के लिए आंदोलन और प्रदर्शन होते रहे। इस दौरान हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगी। आखिरकार 1966 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने पंजाब को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला किया। सिखों की मेजोरिटी वाला पंजाब, हिंदी भाषा बोलने वालों के लिए हरियाणा और तीसरा हिस्सा चंडीगढ़ था। चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और इसे दोनों नए प्रदेशों की कैपिटल सिटी बना दिया गया। इसके अलावा पंजाब के कुछ पर्वतीय इलाकों को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। इस बड़े फैसले के बावजूद कई लोग इस बंटवारे से खुश नहीं थे। कुछ लोग पंजाब को दिए गए इलाकों से नाखुश थे, तो कुछ लोग शेयर्ड कैपिटल के आइडिया से नाराज थे। पंजाबी आंदोलन से अकाली दल को खूब राजनीतिक फायदा मिला। इसके बाद प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में पार्टी ने कांग्रेस को 1967 और 1969 के विधानसभा चुनावों में कड़ी टक्कर दी। इसी बीच पंजाब विधानसभा में डिप्टी स्पीकर रह चुके जगजीत सिंह चौहान विधानसभा चुनाव हार जाते हैं। चुनाव में हार के 2 साल बाद चौहान ब्रिटेन चले गए और वहां पर खालिस्तान के लिए अभियान शुरू कर दिया। 13 अक्टूबर 1971 को जगजीत सिंह ने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक विज्ञापन छपवाया, जिसमें खुद को तथाकथित खालिस्तान का पहला राष्ट्रपति घोषित किया। जगजीत सिंह ने खालिस्तान आतंक को कई तरीके से बढ़ावा दिया। इस बीच 1971 की हार के बाद पाकिस्तान 2 टुकड़ों यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश में बंट गया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खान को मुंह की खानी पड़ी। ऐसे में उन्होंने खालिस्तान को हवा देने के लिए जगजीत सिंह को मोहरा बनाया। खालिस्तानी आंदोलन धीरे धीरे इमिग्रेशन स्कीम में बदल गया। पंजाब से बड़ी संख्या में लोगों ने उत्पीड़न के बहाने पश्चिमी देशों में और खासकर कनाडा में शरण लेना शुरू कर दिया। इस दौरान जगजीत सिंह पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक मिशन के भी टच में रहे। पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक मिशन का उद्देश्य सिख युवाओं को तीर्थ यात्रा के बहाने पाकिस्तान बुलाकर उन्हें अलगाववाद के लिए भड़काना था। 1980 तक आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के पक्ष में सिखों के बीच समर्थन बढ़ता गया। 12 अप्रैल 1980 को जगजीत ने आनंदपुर साहिब में नेशनल काउंसिल ऑफ खालिस्तान बनाने की घोषणा की। उसने खुद को परिषद का अध्यक्ष और बलवीर सिंह संधू को महासचिव घोषित किया। मई 1980 में चौहान ब्रिटेन पहुंचे और वहां पर खालिस्तान नेशनल काउंसिल बनाई। चौहान ने लंदन की यात्रा की और खालिस्तान के गठन की घोषणा की। इसी तरह की घोषणा बलवीर सिंह संधू ने अमृतसर में की। उसने खालिस्तान के नाम वाला स्टाम्प और करेंसी भी जारी की। आनंद साहिब रेजुलेशन का ही एक कट्टर समर्थक था जरनैल सिंह भिंडरेवाला। एक रागी के रूप में सफर शुरू करने वाले भिंडरेवाला आगे चलकर एक आतंकी बन गया। जाने माने सिख पत्रकार खुशवंत सिंह का कहना था कि भिंडरेवाले हर एक सिख को 32 हिंदुओं की हत्या करने को उकसाता था। उसका कहना था कि इससे सिखों की समस्या का हल हमेशा के लिए हो जाएगा। ब्रिटेन में रहने के दौरान जगजीत सिंह भारत में जरनैल सिंह भिंडरेवाला के संपर्क में भी रहा।
इसके साथ ही जगजीत ने कनाडा, अमेरिका और जर्मनी में मौजूद खालिस्तानी अलगाववादियों से भी संपर्क बनाए रखा। 1980 के दशक में ही विदेशी जमीन पर बब्बर खालसा और वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन जैसे कुछ अन्य खालिस्तानी संगठन भी बने। 19 नवंबर 1981 को पंजाब के लुधियाना में 2 पुलिस वालों की हत्या का आरोप खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा के कनाडा प्रमुख तलविंदर सिंह परमार पर लगा। इसी बीच खालिस्तानी आतंकियों ने सितंबर 1981 में पंजाब केसरी के संस्थापक और एडिटर लाला जगत नारायण की बीच चौराहे पर गोली मारकर हत्या कर दी। लाला जगत नारायण अपने लेखों में खालिस्तानी हिंसा की आलोचना कर रहे थे। हत्या में भिंडरावाले के साथ ही बब्बर खालसा के आतंकी तलविंदर सिंह परमार समेत कई अन्य नाम सामने आए। साल 1982 में तलविंदर कनाडा में रह रहा था। भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कनाडा की उस समय के पीएम पियरे ट्रूडो से तलविंदर सिंह को भारत को सौंपने के लिए कहा था। हालांकि कनाडा सरकार ने तलविंदर को भारत को सौंपने से इनकार कर दिया था। उसी समय पंजाब में भिंडरावाले ने शिरोमणि अकाली दल के साथ हाथ मिलाया और असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। यही असहयोग आंदोलन आगे चलकर सशस्त्र विद्रोह में बदल गया। इस दौरान जिसने भी भिंडरावाले का विरोध किया वह उसकी हिट लिस्ट में आ गया। बताया जाता है कि खालिस्तानी आतंकियों ने उस वक्त अखबार बेचने वाले होकर तक को नहीं छोड़ा और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने उस समय अकाली दल के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भिंडरावाले का समर्थन किया था। जून 1983 में भिंडरावाले से पूछा गया कि यदि जगजीत सिंह चौहान ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा की सहायता से भारत पर हमला करते हैं तो आप किसकी मदद करेंगे। भिंडरावाले ने जगजीत सिंह चौहान का बचाव किया और भारत के समर्थन का संकेत नहीं दिया। 1982 में ही सुरक्षा बलों से बचने के लिए भिंडरावाले स्वर्ण मंदिर में जा घुसा। 2 साल तक सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया। इसी दौरान भिंडरावाले स्वर्ण मंदिर परिसर में बने अकाल तख्त पर काबिज हो गया। कहा जाता है कि भिंडरावाले द्वारा मई में कांग्रेस के सभी सांसदों और विधायकों को जान से मारने की धमकी और गांव में हिंदुओं की सामूहिक हत्या शुरू करने की योजना का खुलासा होने के बाद सरकार ने सेना को भेजने का फैसला लिया। इंदिरा सरकार ने स्वर्ण मंदिर को भिंडरावाले और उसके हथियारबंद समर्थकों से खाली करवाने के लिए सेना को जो अभियान शुरू किया उसे ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम दिया गया। 1 से 3 जून 1984 के बीच पंजाब में रेल, सड़क और हवाई सेवाएं बंद कर दी गई। स्वर्ण मंदिर को होने वाली पानी और बिजली सप्लाई भी बंद कर दी गई। अमृतसर में पूरी तरह कर्फ्यू लगा दिया गया था। सीआरपीएफ सड़कों पर गश्त कर रही थी। स्वर्ण मंदिर में आने जाने वाले सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। 5 जून 1984 को रात 10:30 बजे ऑपरेशन का पहला चरण शुरू किया गया। स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर की इमारतों पर आगे से हमला शुरू किया गया। इस दौरान खालिस्तानी आतंकियों ने भी सेना पर खूब गोलीबारी की। सेना आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उधर पंजाब के बाकी हिस्सों में सेना ने गांवों और गुरुद्वारों से संदिग्धों को पकड़ने के लिए एक साथ अभियान भी शुरू कर दिया था। एक दिन बाद जनरल के.एस. बराड़ ने स्थिति से निपटने के लिए टैंक की मांग की। 6 जून को टैंक परिक्रमा पथ तक सीढ़ियों के नीचे तक लाए गए। गोलीबारी में अकाल तख्त के भवन को भारी नुकसान हुआ। कुछ घंटों बाद भिंडरावाले और उसके कमांडरों के शव बरामद कर लिए गए। 7 जून तक भारतीय सेना ने परिसर पर कंट्रोल कर लिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार 10 जून 1984 को दोपहर में समाप्त हो गया। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान सेना के 83 जवान शहीद हुए और 249 घायल हो गए। सरकार के अनुसार हमले में 493 आतंकवादी और नागरिक मारे गए। हालांकि कई सिख संगठनों का दावा है कि ऑपरेशन के दौरान कम से कम 3000 लोग मारे गए थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार में निर्दोष लोगों की मौत होने के विरोध में कैप्टन अमरिंदर सिंह सहित कई अन्य सिख नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। खुशवंत सिंह सहित प्रमुख लेखकों ने अपने सरकारी पुरस्कार लौटा दिए। 12 जून 1984 को लंदन में जगजीत सिंह चौहान बीबीसी को इंटरव्यू देता है। इस दौरान जगजीत से पूछा गया कि क्या आप वाकई में इंदिरा गांधी की सरकार को गिरते हुए देखना चाहते हैं। चौहान ने कहा, कुछ ही दिनों में आपको खबर मिलेगी कि गांधी और उसके परिवार का सिर कलम कर दिया गया है। 13 जून 1984 को चौहान ने निर्वासित सरकार की घोषणा की
और 31 अक्टूबर 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी की उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने हत्या कर दी थी। इसके बाद हुए 1984 में सिख विरोधी दंगों में 8000 से ज्यादा सिख मारे गए। सबसे ज्यादा दंगे दिल्ली में हुए। आरोप है कि इन दंगों को कांग्रेस नेताओं ने बढ़ावा दिया। 23 जून 1985 को कनाडा में रह रहे खालिस्तानी समर्थकों ने एयर इंडिया की फ्लाइट को बम रखकर उड़ा दिया। इस दौरान 329 लोगों की मौत हो गई। बब्बर खालसा के आतंकियों ने इसे भिंडरावाले की मौत का बदला करार दिया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इसका मास्टरमाइंड बब्बर खालसा चीफ तलविंदर सिंह परमार था। 10 अगस्त 1986 को ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले पूर्व सेना प्रमुख जनरल AS वैद्य की पुणे में 2 बाइक सवार आतंकियों ने हत्या कर दी थी। खालिस्तानी कमांडो फोर्स ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। 31 अगस्त 1995 को एक सुसाइड बॉम्बर ने पंजाब के CM बेअंत सिंह की कार के पास खुद को उड़ा लिया था। इसमें बेअंत सिंह की मौत हो गई थी। सिंह को पंजाब में आतंकवाद का सफाया करने का श्रेय दिया जाता था। पंजाब पुलिस के अनुसार 1981 से 1993 के बीच खालिस्तानी आंदोलन की वजह से लगभग 21,000 लोगों की जान गई। हालांकि खालिस्तानी आंदोलन भारत में खत्म हो चुका है, लेकिन पश्चिमी देशों में ये फलता फूलता रहा। फॉरेन एक्सपर्ट और JNU के प्रोफेसर राजन कुमार कहते हैं कि फिलहाल खालिस्तान भारत की संप्रभुता के लिए कोई खतरा नहीं है। भारत के लिए इस वक्त खालिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता। दिक्कत दूसरी है। भारत की लोकतांत्रिक देश और ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में जो इमेज बन रही है, उसे कनाडा प्रोपेगेंडा के जरिए धूमिल करना चाह रहा है। कनाडा इसके लिए पश्चिमी देशों को मोबिलाइज कर रहा है। कहीं न कहीं पश्चिमी देशों में एक ग्रुप है जो इस मुद्दे पर भारत को अलग थलग करना चाहता है। इस ग्रुप को निज्जर हत्या के बहाने एक मौका मिल गया है। इस सेंटिमेंट को चीन जैसे दूसरे देश भी भुला सकते हैं। चीन इस ग्रुप को फंडिंग कर इस प्रोपेगेंडा को और भी बढ़ावा देने की कोशिश कर सकता है। इससे भविष्य में एक प्रजातांत्रिक देश के रूप में भारत में थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। कुछ अलगाववादी तत्व अपने नेटवर्क के माध्यम से खालिस्तान के इतिहास को याद दिलाकर इसे बढ़ावा देने की कोशिश में लगे हैं। कनाडा से भी फंडिंग होती है। इसी वजह से सिख फॉर जस्टिस के पन्नू जैसे लोग हिंदुओं पर हमले करने की बात कहकर कनाडा में ध्रुवीकरण में लगे हैं। हालांकि पंजाब के जनमानस पर इसका कोई असर नहीं है। पंजाब की जनता भी नहीं चाहती कि ऐसी कोई परिस्थितियां बने जिससे दूसरे धर्म के साथ आपस में मतभेद पैदा हो। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत में हिंदू लीडरों को टारगेट कर ध्रुवीकरण किया जाए। ऐसे में भारत को सिर्फ सतर्क रहने की जरूरत है। प्यू रिसर्च के 2021 के एक सर्वे के मुताबिक देश के 95% सिख खुद को एक भारतीय बताकर प्राउड फील करते हैं। देश के 77% सिख पंजाब में रहते हैं। 93% सिख पंजाब में रहने में काफी गर्व महसूस करते हैं। तो फ्रेंड्स, कनाडा के इस प्रोपेगेंडा के बारे में आपके क्या विचार है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो अपनी कम्युनिटी में शेयर करना, वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो मिलते हैं आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।